नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत आज हम पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 4 लेकर आए। इसमें हमने 30 प्रश्नों का समावेश किया है और सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने इस वीडियो में बताए। अब अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप फटाफट नीचे कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑलरेडी आता है। ये 30 प्रश्न आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इन 30 प्रश्नों को पढ़ लिया तो ये मान के चलिए एक आधे क्वेश्चन तो आपकी इसी में से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दबाकर वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है? गाजर का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। वो नारंगी रंग किस कारण होता है? यह मिट्टी में उगती है, कैरोटीन के कारण, या सूर्य प्रकाश के संपर्क में नहीं आती, संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि गाजर जो है वो नारंगी रंग का क्यों होता है। तो देखो, जो गाजर में नारंगी रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का जो नारंगी रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। अब आपने कभी कभी देखा होगा गाजर जो होती है पीली होती। अब पीला रंग क्यों होता है? पीला रंग होता है लूटीन के कारण, लूटीन के कारण। ये भी याद कर लीजिए। अब कभी कभी लाल गाजर होती है, तो लाल गाजर क्यों होती है? तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है लाइकोपीन। तीनों चीजें आप समझ लीजिए। देखो, लाल है तो लाइकोपीन, अगर नारंगी है तो कैरोटीन, और अगर पीली है तो लूटीन के कारण होता है। क्लियर हो गई बात? तीनों चीजें आपको पता चल गई। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। अच्छा, यहाँ पर बीटी कपास लिखा हुआ है। बीटी कपास, अच्छा कभी कभी ये पूछ ले कि बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बीटी का जो फुल फॉर्म होता है बेसिलस, बेसिलस थुरिन जीन सीस। ठीक है, बेसिलस थुरिन जीन सीस। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया बीटी का। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है बीटी कपास है क्या? तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्लियर हो गई बात? अब ये ट्रांसजेनिक पौधा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो पौधा है ये अपने आप में कीटनाशक उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो यहाँ पर अगर अम्लीय वर्षा की बात आए तो आप आंख बंद करके SO2 लगाइएगा। SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा का एक तरीके से कह सकते हैं सूत्र है। अब अगर कभी ये पूछ ले जाए अम्लीय वर्षा में जल का pH मान कितना होता है या कितने से कम होता है, तो pH मान 4.2 से हमेशा कम होता है। यानी जो इसका pH मान होगा 4.2 से कम होगा। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर एक चीज़ और कभी कभी पूछी जाती है कि आपने सुना होगा ताजमहल का जो पत्थर का रंग है वो पीला पड़ता जा रहा है। वो क्यों पीला पड़ता जा रहा है? इसी अम्ल वर्षा के कारण पीला पड़ रहा है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक मतलब ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, या फिर मरुस्थल। तो इसमें कौन सा है? इसमें है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति, यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है। इसमें क्या होता है? सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है जूटॉक्सिन्स। ठीक है, जूटॉक्सिन्स। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न है 126, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल पीने से फैलती है। देखो, एड्स तो आपको मालूम है नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है टाइफाइड। तो जो दूषित जल पीने से होती है वो है टाइफाइड। क्लियर हो गई बात? टाइफाइड क्या होता है? इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। ठीक है,
ये दूषित जल से फैलता है। कभी कभी आ जाके दूषित जल से होने वाला कौन सा रोग, तो वो टाइफाइड हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यही आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी के CO2, N2O, CH4 ये सब आपके क्या हैं? ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है इनमें से? बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो द्विबीजपत्री कौन से पौधे होते हैं जिनके बीज में दो दल होते हैं, दो पत्र होते हैं? जैसे सरसों हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, सोयाबीन हो गई। तो यहाँ पर कौन सा द्विबीजपत्र है? तो आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 129 है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पैलिसेड। तो जल का जो अधिग्रहण की बात आएगी, उत्तर सही होगा जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा आपको बताना है, धर्मशाला, पिथौरागढ़, लेह, देहरादून। आपको ये चारों देखने में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट आंसर मालूम है तभी आप इसको आंसर दे सकते हैं। देखो, भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है वो है लेह हवाई अड्डा। अब लेह है कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में है। अब तो अलग अलग हो गया है, तो हम कह सकते हैं ये लद्दाख में है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब और लद्दाख अलग अलग हो गए, तो ये लेह हवाई अड्डा अगर अब पूछा जाएगा तो ये लद्दाख में है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 3200 मीटर। ठीक है, 3200 मीटर लेह हवाई अड्डा कहाँ है? लद्दाख में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑर्गन एवं ओजोन। तो आपको मालूम है कि वायुमंडल में ज़्यादातर जो कब्जा करके रखा हुआ है, दो गैसों ने कब्जा करके रखा हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78%। ठीक है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो 21% ऑक्सीजन है आपके वायुमंडल में। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 99 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वायुमंडल में 99% पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कब्जा है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। जब हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना। तो देखो, यहाँ पर जब हम शैक्षणिक भ्रमण करते हैं, किस लिए शैक्षिक भ्रमण करते हैं? इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि जो चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं उसका हम प्रत्यक्ष अनुभव ले सकें, उसको हम सामने से देख सकें। मान लीजिए हमने कोई स्मारक स्थल के बारे में पढ़ा है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, अब जब हम उसका भ्रमण करने जाएंगे तो हम उसको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे, उसके बारे में पास से जान पाएंगे। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होगा वो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो उसमें जल अधिक होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होगी। तो देखो, जो शुष्क मिट्टी होगी उसमें क्या होगा? उसमें लवण सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, यही शुष्क मिट्टी की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं, ये आपको बताना है। बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या फिर रोग फैलाकर। तो देखो, जो चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदलेंगे? जब चरेंगे तभी बदलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यानी अगर अपनी हड्डियों अस्थियों को मजबूत रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आपको क्या जरूरी होगा? पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। देखो कैल्शियम तो जरूरी है, ये तो सबको मालूम होगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में कैल्शियम आ रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है। तो कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पर बताइए कि जो विटामिन डी होता है वो हमें मुख्यतः किस चीज़ से प्राप्त होता है? नीचे कमेंट में बताइए कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है। नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। यहाँ पर भारत की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मत बताइएगा, भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो आप बताओ। माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या फिर माउंट धौलागिरी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात आएगी तो ऑप्शन सही होगा माउंट कंचनजंगा। अब ये कंचनजंगा कहाँ स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, माउंट कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, यानी 85-86 याद कर लीजिए, 85-86 मीटर है। और अगर हम बात करें कि विश्व में इसका कौन सा नंबर है, तो विश्व में जो सबसे ऊंची है वो तो है माउंट एवरेस्ट, वो आती पहले नंबर पर, लेकिन जो माउंट कंचनजंगा है ये तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, विश्व में ये तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 138, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि आधारित है उसके सिद्धांत आपको 4 दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो शिक्षण की खेल विधि है वो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित। ये चीज़ समझ गए आप। जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि है वो शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण प्रदान करना। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 139, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? या हम कह सकते हैं वायुमंडल की पृथ्वी के नजदीक सबसे निचली परत कौन सी है, या पृथ्वी के सबसे नजदीक परत कौन सी है? तो वो आपको मालूम है, वो है आपकी क्षोभ मंडल। कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, छोड़ सबको मैं आया बाहर। ये इसकी एक ट्रिक है कि सीरियल बाय सीरियल याद कर सकते हैं। छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ से हो जाएगा क्षोभ। तो यानी सबसे पहले कौन सी परत मिलती है? क्षोभ मंडल मिलती है। अब अगर कभी कभी इसकी ऊंचाई की बात कर दें कि पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई तक क्षोभ मंडल लगता है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर ले, हमारी जो पृथ्वी का जो स्तर है वो लगभग ऐसा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा है कुछ। ठीक है, नीचे जो इसका हम कह सकते हैं लेवल है वो ऐसा है। अब मान लो अगर यहाँ पर ये है क्षोभ मंडल, यहाँ तक है, तो ये इधर हो गया आपका ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव से लेकर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है 8 किलोमीटर। कितनी है? 8 किलोमीटर। ठीक है, और अगर विषुवत रेखा की बात करें, ये इधर मान लो है विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। तो दोनों में देख लीजिए, दोनों याद कर लीजिए कि ध्रुव से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। दोनों याद कर लीजिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? आपको अच्छे से मालूम होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो नीचे कमेंट में बताइए, हम इसका अलग से एक विटामिन का ट्रिक के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और आपको विटामिन के बारे में सब कुछ मालूम चल जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्लियर हो गई बात? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग,
और जो बेरी बेरी है ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, याद रहेगा रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। तो सब कुछ याद कर लीजिए, जो विटामिन सी है उसकी कमी से स्कर्वी होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है। यानी अनुच्छेद जो 32 है इसमें जो अधिकार दिए गए हैं इसमें प्रवर्तन के उपचार किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार या फिर राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत। तो जो अनुच्छेद 32 है वो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, असम का एक सींग वाला गैंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। असम में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें एक सींग वाला गैंडा प्रसिद्ध है। मानस, काजीरंगा, गिर, कान्हा, किसली। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा में पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब काजीरंगा है कहाँ, काजीरंगा जो है वो असम के गोलाघाट और नौगांव जिले में स्थित है। हम सीधा सीधा ये कहें किस राज्य में है तो वो असम में है। क्लियर हो गई बात। और ये अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गई बात। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। पूरे विश्व में जितने भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं उसमें 2/3 काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। देखो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले ये समझ लो। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार होने से होता है। और जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या हम कह सकते हैं ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें से लावा निकलता है। जब लावा होता है वो पृथ्वी के ऊपर जब आ जाता है फिर वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये जम जाता है। तो इसके जमने से चट्टानें बन जाती हैं। वो चट्टानें कहलाएंगी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, डायरोटाइट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बेसाल्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 है, प्रोथ्रम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रोनिजोन ये जो रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थ है इसका जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है और इन्हें रुधिर प्लेटलेट स्रावित करती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। जो प्लेटलेट्स हैं इनके द्वारा ये स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकेसिया अरेबिका और डैश का वैज्ञानिक नाम है। यानी अकेसिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नाम है, नीम, सागौन, बबूल, अनार। तो ये बबूल का वैज्ञानिक नाम है। कभी प्रश्न आ जाए कि बबूल का वैज्ञानिक नाम बताओ तो अकेसिया अरेबिका हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर हो गई बात। अब अगर आप जानना चाहें कि सागौन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है तो वो है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। ठीक है, लिख के मैं आपको बता देता हूं, टेक्टोना ग्रैंडिस और लिन। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन ये सागौन का वैज्ञानिक नाम है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति मिलती है तो ये आपको बताना है। यहाँ पर मिलती है शुष्क पर्णपाती वन। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। ये किस नदी पर लागू की गई, केन नदी, सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इनमें जो संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है वो लागू की गई है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 149, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो असम की बहू, याद रहेगा असम की बहू। तो जो बिहू है वो कहाँ है, असम में है। ट्रिक से याद करते चलिए सब कुछ याद हो जाएगा। बिहू कहाँ का है, असम की बहू। तो ये कहाँ का है, असम का है।
अगला है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। जब ढेर सारी खाद्य श्रृंखला एक ही में जकड़ जाती हैं, यानी जो खाद्य श्रृंखला के जाल को, परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है खाद्य जाल। क्योंकि खाद्य जाल में क्या होता है, इसमें ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन देखें। अब इन प्रश्नों में आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आ रही है कि ये समझ में नहीं आया, या कोई आपकी नई डिमांड हो कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में समस्या आ रही है तो भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी आसानी समाधान किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से ये कहना है कि आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर फेसबुक पेज को ज़रूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।